हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राणा। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल में जो न्यूक्लियर एलिमेंट होता है वो एक वॉवेल साउंड होती है। देयर कैन बी ए सिलेबल even with a single vowel sound, and without a vowel sound, even if there are so many consonants, no syllable can exist. तो न्यूक्लियर एलिमेंट के बिना हमारा सिलेबल जो है या वोवेल साउंड के बिना हमारा सिलेबल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमको साउंड्स पहचानना है, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन करना है। अगर लैंग्वेज हमारी, क्योंकि नॉन नेटिव स्पीकर हैं, नेटिव स्पीकर जो है वो अपने सिलेबल्स को निकाल लेता है क्योंकि उसकी मातृभाषा वो होती। मगर हमारे हिंदी स्पीकर्स के लिए इंग्लिश का सिलेबल डिवीजन थोड़ा सा कठिन होता है। तो पहले हम ये देखें कि जो अल्फाबेट से जो लेटर्स हमारे इंग्लिश के हैं उनसे बनने वाले, हम केवल वर्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं, एबीसीडी को नहीं करते। ये अगर THE है तो हम इसको THE न देखते हुए इसको हम सीधा द देखेंगे। लास्ट आपके सेमेस्टर में आप लोगों ने ये देखा था कि हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। उसका एक डायग्राम भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें चेहरा, उसका मुंह, होंठ, नाक, दांत, ग्लॉटिस, ये सारे बताए हुए थे। अगर थोड़ा सा उसको आप रिकॉल करेंगे तो आपको ये ज्यादा कठिन नहीं लगेगा। तो फोनेटिक्स में हम आगे ये देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द ऑफ इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी बोलने वाले शब्दों को हम IPA सिंबल, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, IPA, इसमें कैसे लिखें ताकि उनका उच्चारण शुद्ध हम सुनिश्चित कर सकें। द IPA हैज गॉट वेरी मच रिकॉग्निशन टू रिप्रेजेंट साउंड्स थ्रू रिटन सिंबल्स। अब यहां आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ लें कि जब हम रिटन सिंबल से साउंड की बात करते हैं तो इट इज एग्जैक्टली द हिंदी। जैसा हम देवनागरी में ध्वनि लिखते हैं और ध्वनि पढ़ते हैं, वैसा ही ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो साउंड IPA के यूज हमारे होते हैं, सिंबल्स, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम देवनागरी में हिंदी लिखते हैं। यानी हमने अगर IPA सिंबल में कोई चीज लिखी है तो वो उच्चारण किया जाएगा उसका, न कि उसको हम अल्फाबेट के रूप में ABCD या इस तरह से सीधा सीधा हमें जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है। दीज सिंबल्स आर क्वाइट आइडेंटिकल टू द इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये भी देखिए कि काफी इंग्लिश अल्फाबेट से मिलते हैं ये सिंबल जो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो छोटी जो स्कूल लेवल की क्लासेज है वहां पे टीचर्स नॉर्मली उनको ये सिखाते हैं कि A से अ, B से ब बनता है। तो उस धारणा को लेकर के ये सिंबल बनाए गए हैं। मगर ये सीधे सीधे जैसे ये खुले में लिखा हुआ सेंटेंस है, इनको हम डायक्रिटिकल मार्क या 2 स्लैशेस के बीच में लिखते हैं। जब भी ये देखेंगे कि ये 2 स्लैशेस के बीच में लिखा हुआ है, ये देखिए 2 स्लैशेस हैं ये, इनके बीच में अगर कोई IPA सिंबल लिखा हुआ है तो आप ये उसको ध्वनि मानेंगे, उसको अल्फाबेट नहीं मानेंगे, ध्वनि। These symbols have helped the linguists and phoneticians to express their logic in writing. और इससे हमको राइटिंग में भी साउंड्स मिल जाती हैं, इंग्लिश की particularly. They are quite useful to the learners who are non-native speakers. ऐसे सीखने वाले जो कि non-native speakers of English हैं, उनकी मातृभाषा नहीं है, उनके लिए ये बहुत उपयोगी और सहायक हैं, अच्छे हैं।
These symbols represent both the consonants and the vowels in an easy way. ठीक है, अब इसमें हम ये देखें कि हमारे पास कंसोनेंट साउंड्स हैं, ये 24 हैं। कुल देखें 48 साउंड्स हैं हमारे पास। 44 इंग्लिश में यूज होती हैं, सॉरी। तो 44 साउंड्स में से 24 जो हैं ये हमारे कंसोनेंट्स होते हैं। अभी आप ये देखिए, पहला हम एक कंसोनेंट लेते हैं प। ये डायक्रिटिकल मार्क के 2 स्लैश के बीच में लिखा है, इसलिए ये प है, पी नहीं है। सो प represents the initial sound of the word pin. इनिशियल यानी प्रथम, शुरुआती। तो पिन शब्द में उपयोग होने वाली जो ध्वनि है उसका प्रतिनिधित्व करता है ये प। यानी पिन बोलेंगे तो पहली ध्वनि प आएगी। इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये जितने भी सिंबल्स हैं ये ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को ही हम वर्ड फॉर्मेशन में उपयोग में लेते हैं। दूसरा आया हमारा ये ब। जैसा कि हम बिन में इनिशियल साउंड, जो प्रारंभिक साउंड, जो इनिशियल साउंड है ब की, बिन की, ये इनिशियल साउंड हमारी ब है। ट में आप देखिए, ट ये साउंड है हमारी, मगर ये कौन सी इनिशियल साउंड किस वर्ड में आएगी काम में? तो टिन। ये टिन हमारा एक वर्ड है। ड लीजिए तो ये डिन में पहली साउंड है। क किन में पहली साउंड है। ग ये ग है, गन में पहला साउंड है। ये शुरुआती जब प्रारंभ होता है शब्द। उसके बाद ये देखिए फ, ये व है ना। फ जो है ये हिंदी में उपयोग में नहीं आता है। फिन है ना, ये साउंड कहलाता है लेवियोडेंटल। लेवियोडेंटल मतलब ऊपर का दांत और नीचे के होंठ से ये बनता है। हिंदी में बनता है, वो बनता है फ फल का, हम ऐसा उसको कहते हैं। तो फ में हमारे बाइलेवल दोनों होंठ का उपयोग होता है। इसमें केवल दांत और होंठ, ऊपर का दांत नीचे का ओंठ। इसी तरह वह है, ये भी ऊपर का दांत और नीचे का ओंठ है। हिंदी में ये साउंड भी नहीं है। हिंदी में वह है हमारा बाइलेबियल है, वन, जैसे हम लिखते हैं वन, वन को जा रहा हूं, वन है जंगल। तो ये वह है। फ और वह दोनों जो हैं वो लेबियोडेंटल हैं। और हिंदी में जो है ये दोनों साउंड क्या हैं? बाइलेबियल है, दोनों होंठ से निकलती हैं। तो फ और व पे हमें ध्यान देना है कि ये हमारी कॉमनली स्पोकन हिंदी साउंड नहीं है। ये दोनों लेबियोडेंटल है। लेबियोडेंटल का मतलब होता है कि ऊपर का दांत और नीचे के होंठ। इसके बाद ये आता है स। ये स साउंड जो है वो हमारे हिंदी में भी है। स लिखते समय हम स का उपयोग सिट के लिए करते हैं या ऐसे और बहुत सारे शब्दों के लिए। फिर ज जो है, जो हम ज के ऊपर नुक्ता लगाते हैं हिंदी में, ये वो साउंड है। वैसे ये हिंदी की नहीं है, उर्दू और इंग्लिश की साउंड है। तो हम जू बोलते हैं तो ज बनता है। ये ज से शुरू होता है, जू। ये साउंड हमारी जो अगली श साउंड है। ये श जैसे हमने बोला शी, ये हिंदी के श के शक्कर के काफी नजदीक है, मगर एग्जैक्टली नहीं है, है ना। और ये साउंड हिंदी में है ही नहीं। ये है ज। ध्यान से सुन लीजिए, ज, श, ज। तो ज साउंड जैसे एक वर्ड है जानर, उसमें पहली साउंड आती है, इनिशियल साउंड है। उसके बाद ये है थ। हिंदी का थ, इंग्लिश का थ, ये दोनों अंतर है इनमें, क्योंकि ये थ और ये है द, ये दोनों डेंटल हैं। डेंटल है मतलब होंठ की जो टिप है, लिप का जो उसका जुबान का जो टिप है, टिप ऑफ द टंग, ये दांत से टच होता है। और हिंदी का जो थ है
वो टीथ रिज जो होता है, गम, अल्वियोलम जिसको बोलते हैं, अल्वियोली, तो अल्वियोलर में टच होता है, अल्वियोलर साउंड कहलाता है। थ, हिंदी का थ है और ये है थ। थ माने आप टिप ऑफ द टंग जो है वो दांत से टच करें, केवल जहां से अल्वियोल टीथ रिज और दांत के बीच के हिस्से से, तो ये केवल एक हल्का सा स्टॉप करता है और फिर छूट जाता है। थ और द, इस तरह के ये साउंड हैं, हिंदी में थोड़े से अलग हैं। उसके बाद आता है ल। ये ल साउंड जो है लिप बोलते समय पहले उपयोग होता है। ये ल भी जो है ये टीथ रिज से टच होकर के ल बनता है, अल्वियोलर साउंड कहलाता है। ये र है, र पहले जो था ये इसको फोनेटिक्स में ही हम इसको इंटरमिटेंट साउंड मानते थे और इसको पोस्ट अल्वियोलर की गिनती में रखते थे और ये मानते थे कि ये साउंड ल जैसा ही है और ये बार बार एक ही जगह टकराने से ल को एक बार चिपकाया जाता है और र को बार बार करते हैं तो र बनता है। मगर 2005 में जो चेंजेस आए हैं स्टडी में, उसमें हम सीधा र नहीं लिख के उल्टा लिख रहे हैं और ये अप्रॉक्सीमेंट की गिनती में आने लगा है। अप्रॉक्सीमेंट की गिनती का मतलब ये है कि ये टोटली टच ही नहीं होता है, ये हमारे गम्स में, टीथ रिज में टच नहीं होता है। और एक और खासियत है कि इस समय हम जुबान को ऊपर की तरफ ला के अंदर की तरफ कर्व कर देते हैं, मोड़ देते हैं। तो हमारी हिंदी भाषी स्थिति में यही बनता है कि र जो है हमारा, कोई भी र से हम बात करते हैं तो वो इंटरमिटेंट साउंड र होता है, ट्रिल जिसको कहते हैं, बार बार एक ही जगह टकरा के बनता है। मगर इंग्लिश में इसको अब अप्रॉक्सीमेंट में ले लिया है और ये ओपन अप्रॉक्सीमेशन जैसी स्थिति बनती है इसकी। तो ये हो गया र, ओके, नॉट र को टच मत करिए आप और जुबान को कर्व करके ऊपर अंदर ले लीजिए थोड़ा सा। वर्क, खार, र है ना, केयर, वेरी, र। ये ह है, वैसा ही ह है जैसा हिंदी का है और सीधा ग्लॉटिस से निकलता है। फिर ये जो है ट और श का मिश्रण है, ये बनता है च। च मतलब पहले तो ये ट जो होता था हमारा होता है अल्वियोलर साउंड कहलाती है, ये टीथ रिज से चिपकती है और इसी में हम श को जोड़ देते हैं तो ये क्या पोस्ट अल्वियोलर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है। तो वो ये बनता है च, जैसे चिन में पहला है च, चिन, च, चिन। इसी तरह से ये ड और ज से जुड़ता है, ड और ज, तो ये ज बन जाता है, ज। हिंदी का ज नहीं है, हिंदी का च भी नहीं है, मगर ये इंग्लिश में च, मतलब टीथ रिज से थोड़ा ऊपर के जाइए आप ऊपर को, ज भी इसी तरह से बनेगा टीथ रिज से ऊपर। टीथ रिज यानी हमारा गम्स, मसूड़ा, उससे थोड़ा ऊपर लेंगे तो ये जैसे जिन, ओके। जिन ज हिंदी का नहीं, ज जो हिंदी का है उसमें हम जुबान सीधे टीथ रिज के ऊपर लेके चिपका के ज बना देते हैं, मगर ये थोड़ा मिक्स साउंड है। व लीजिए, ये हिंदी के वन वाला व है। वन से मेरा मतलब है कि बाइलेबियल साउंड है, दोनों ओठों से बनता है ये व, जैसे विन, ओके। ये म हिंदी के म जैसा है, ये मैन में हम यूज करते हैं या और भी ऐसे वर्ड्स में इनिशियल साउंड मैन में म जो है वो यही म है। म की एक खासियत होती है कि ये नेजल साउंड है। नेजल साउंड के लिए आपको बता दूं कि नेजल साउंड तब बनती है जब हमारा सॉफ्ट पैलेट नीचे आ जाता है और नाक की तरफ हवा जाने के लिए रास्ता खोल देता है। इंग्लिश में 3 नेजल साउंड्स हैं और हमारे हिंदी में जितने भी वर्ग बनते हैं, क वर्ग बना तो क ख ग घ 5वीं साउंड नेजल है, प बना तो प फ ब भ म 5वीं साउंड नेजल है,
सभी वर्गों की पांचवी साउंड नेजल है हिंदी में। तो ये म है, ये न है, वही न है जो हम यूज करते हैं। ये न है, न, जैसे न के बाद में उसको छोड़ना नहीं है। हमारे सॉफ्ट पैलेट को बोलने के बाद छोड़ना नहीं है, नहीं तो उसमें एक वॉवेल जुड़ जाएगा। जैसे गोइंग, सिंग, बोल के बंद, ग नहीं करना है। और ये है य, इसको ज मत समझिए, ज ये है, ओके, ये य है, ज य जो है जैसे यट, ये सेमी वॉवेल में आता है। व और ये सेमी वॉवेल में आता है क्योंकि ये ओपन अप्रोक्सीमेशन होता है। इसको कहीं पे कोई एयर स्ट्रीम पे कोई रोक नहीं रहती है, रुकता नहीं है, ये निकल जाता है सीधा सीधा, बहुत फ्रिक्शन कुछ भी नहीं करता, व हो जाता व एंड य, इसलिए इसको सेमी वॉवेल कहा जाता है, जो कि वॉवेल की क्वालिटी होती है। ओपन अप्रोक्सीमेशन मतलब एयर स्ट्रीम को कोई रोक नहीं रहती मुंह से बाहर निकलने में। हालांकि मैंने एक एक साउंड के साथ ये बता दिया है आप लोगों को कि क्या हम कर रहे हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हमने 24 देख लिए, हमारे कंसोनेंट्स जो थे वो 24 हो गए। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब ये है कि किसी भी कंसोनेंट साउंड को उत्पन्न करते समय, प्रोड्यूस करते समय, हमारे मुंह के अंदर, मुंह से लेकर के ग्लॉटिस यानी हमारे वोकल कॉर्ड्स के बीच में हम किस तरह का आंतरिक डिजाइन बनाते हैं, वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज द प्लेस फ्रॉम वेयर एनी कंसोनेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द आर्टिकुलेटर्स, वेदर एक्टिव और पैसिव, और एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स। आपको मालूम है कि एक्टिव पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये एक्टिव वो जो मूवमेंट करता है, हिलता है, जो नहीं हिलता है वो पैसिव हो जाता है। अब हमने देखी बाइलेबियल साउंड, मैंने आपको प ब के बारे में बताया था, व के बारे में बताया था, म के बारे में बताया था। तो बाइलेबियल साउंड यूजिंग बोथ द लिप्स, द बाइलेबियल कंसोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड लाइक प एज इनपुट, या ब है बुक में, या म है मीट में, या व है वुड में। तो ये चार बाइलेबियल है हमारे पास। लेबियोडेंटल मैंने आपको बताया था, फ व साउंड है जिसमें ऊपर के दांत और नीचे का होंठ, प्रोड्यूस्ड विद द लोअर लिप एंड अपर टीथ, लाइक फ फिश, व, दिस इज व, ओके, वन का नहीं, ये व है, व एज इन वेरी। डेंटल आर्टिकुलेशन दांत से, तो टिप ऑफ द टंग हमारी जो है वो दांत से थ द पे बनती है, तो ये उस पे प्लेस ऑफ प्लेस है, ये प्लेस है ना। अल्वियोलर आर्टिकुलेशन, अल्वियोलर में हमने देखा कि जो हमारा प्रोड्यूस विद द ब्लेड ऑफ द टंग, एक टिप होता है और टिप को पूरे चौड़ा कर दिया जाए तो ब्लेड ऑफ द टंग कहलाता है। टचिंग द टीथ रिज और द अल्वियोलस लाइक ट। अब ये जो ट है, ट में टिप नहीं रहता हमारा, थोड़ा ब्लेड चौड़ा हो जाता है। एज इन टिप, ड एज इन डक, स भी वही है, एज इन सिप, ज एज इन जिप, ल एज इन लॉन्ग एंड न एज इन नोज। ये ट, ड, स, ज, ल, न, ये सारी साउंड्स जो है वो अल्वियोलर कहलाती हैं, क्योंकि हमारे टंग का ब्लेड जो है वो जाकर के टीथ रिज से कांटेक्ट करके इस साउंड्स को उत्पन्न करता है। उसके बाद अब भी आएगी पैलेटल आर्टिकुलेशन। पैलेटल मतलब पैलेट, पैलेट मतलब हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट मतलब तालू। तो जब हम टीथ रिज से थोड़ा ऊपर जाते हैं, मैंने आपको बताया था, पोस्ट एल्वियोलर भी कहते हैं इसको कभी, ऑलरेडी ये पैलेटल है से, तो ये होती है ज साउंड। ज के लिए हमको पीछे जाना पड़ता है,
श भी इसी तरह से हमको पीछे जाके निकालना पड़ेगा। श साउंड जो है पैलेटल आर्टिकुलेशन में आती है। पोस्ट एल्वेलर या पैलेट एल्वेलर दोनों बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा जगह का फर्क है। द साउंड्स आर प्रोड्यूस क्वाइट क्लोज टू द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट से हम टीथ रिज से ऊपर और हार्ड पैलेट से थोड़ा सा बीच में या नीचे या कुछ ऐसा आसपास समझ लें। तो ये जो है कि टीथ रिज एंड मेक यूज ऑफ द साउंड्स श और ज and thereby create j as in chair and j as in judge। तो ये हार्ड पैलेट से थोड़ा सा नीचे और ये पैलेटल एल्वेलर को देखें आप, थोड़ा सा ये था कि पैलेट मतलब तालु, कठोर तालु, हार्ड है ना। तो श और ज, श और ज ये पैलेटल साउंड है और ये टीथ रिज से ऊपर बनती हैं। शिप श ज, मैंने इसको थोड़ा ठीक किया है। एक्चुअली जो पैलेटल साउंड्स है, श है, श जो है वो टीथ रिज के ऊपर हार्ड पैलेट से बनता है, श जैसा शिप, एंड ज जैसा कि जानरा में यूज होता है। और पोस्ट एल्वेलर जो है वो श और ज का उपयोग करता है, मतलब हार्ड पैलेट पर श ज बनते हैं, मगर उसमें जो साउंड ट और ड है जो कि अल्वियोलर साउंड्स हैं उनका उपयोग करता है। मतलब अल्वियोलर और हार्ड पैलेट के बीच का हिस्सा पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, उसको उपयोग में लेता है और इन दोनों के मेल से एक कंपाउंड साउंड बनाता है। These sounds are produced quite close to the hard palate। अब हार्ड पैलेट से हम श बनाते हैं, ज बनाते हैं, और ट ड बनता हमारा अल्वियोलर साउंड है, वो अल्वियोलर साउंड और हार्ड पैलेट के बीच के हिस्से का उपयोग करते हुए श और ज जो कि पैलेटल हैं उसमें ट अगर और इसमें ड जोड़ दिया जाता है तो ये बनता है क्ष। क्ष मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि हमारे टीथ रिज और पैलेट इन दोनों के बीच के हिस्से का उपयोग हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पोस्ट अल्वियोलर या पैलेट अल्वियोलर। माना अल्वियोलर में तो आता है, अल्वियोलर से आगे निकल गए तो पैलेट की तरफ गए तो ये पैलेट अल्वियोलर बन गया, या पोस्ट अल्वियोलर बोल दिया, इसको तो एक ही बात है। इसमें क्या है, दोनों का उपयोग होता है इस क्षेत्र का। और इसमें जैसे हमने बोला चेयर, तो चेयर मतलब ट और श मिलके जो बनता है चेयर, और ये ज जैसे जज। ओके। फिर वेलर आर्टिकुलेशन आता है। वेलर जो होता है, वेलम को बोला जाता है, वेलर बनता है उससे साउंड, और ये होता है सॉफ्ट पैलेट। आर्टिकुलेशन विद द बैक ऑफ द टंग की बैक है इसमें, एंड सॉफ्ट पैलेट वेलम एज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब यहां पे बनती है प्लेस उसकी साउंड। दिस प्रोड्यूसेस क आप बोल के देखिए, क साउंड आपको पता लगेगा कि क में टिप ऑफ द टंग या ब्लेड ऑफ द टंग या सेंटर ऑफ द टंग का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, बैक ऑफ द टंग हो रहा है, जो कि सॉफ्ट पैलेट से जाके चिपकता है और क बनाता क। इसी तरह से ग, इसी तरह से न साउंड मैंने बोला था, गोइंग सिंग वगैरह, तो ये प्रोवाइडेड कि हम उसको छोड़ेंगे तो एक वोवेल जुड़ जाएगा। ऑलराइट, जुड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी कंसोनेंट देख रहे हैं। तो ये साउंड वेलर कहलाती हैं,
फिर ग्लॉटल आर्टिकुलेशन जो होता है, ग्लॉटल जो सीधा का सीधा ग्लॉटिस से निकलता। ग्लॉटिस आप जानते हैं, हमारा एडम्स एप्पल होता है, एडम्स एप्पल जिसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, जिसके अंदर हमारे वोकल फोल्ड्स, वोकल कॉर्ड्स रहते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स जब थोड़े से सक्रिय होते हैं और एक साउंड सीधा निकाल देते हैं, उस साउंड को अपन बोलते हैं ह। ये ह साउंड जो है, ये साउंड ग्लॉटल है, सीधा का सीधा है, ह ऐसा निकल जाता है ह। इसका सिंबल भी ये है, डबल स्लैशेस के बीच में है। फिर रेट्रोफ्लेक्स, रेट्रोफ्लेक्स जो है, द साउंड र जो मैंने आपको बताया था, ये अप्रोक्सीमेट भी है र। अब ये पूरी तरह से चिपकता कहीं भी नहीं है। इज प्रोड्यूस्ड बाय कर्लिंग द टिप ऑफ द टंग टुवर्ड इनसाइड द माउथ एज इन राइज, र र। द साउंड वॉज कंसिडर्ड टू बी अल्वियोलर। पहले हम इसको अल्वियोलर कहते थे, र र बनाते थे ऐसा, बट इट इज नॉट र है। अर्लियर and the manner was trill or intermittent, like ल repeatedly produced। ल बना के बार बार ल को तो र बन जाता है, वो नहीं। अब ये जो 2005 से चेंज आया है, ये र हो गया है और ये रेट्रोफ्लेक्स आर्टिकुलेशन हो गया है। और इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो अप्रोक्सीमेंट हो गया है, मतलब ये अब किसी जगह से टकराती नहीं है। ओके, तो ये रेट्रोफ्लेक्स में र हो गया है। ये हमारे कंसोनेंट्स के जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो हमने देख लिया कि किस जगह से कौन सी साउंड प्रोड्यूस की जाती है। अब हम देखते हैं कि जो ये हमारे कंसोनेंट्स 24 हैं, उनका मैनर किस तरीके से, मैनर क्या है। आर्टिकुलेशन की जगह तो देख ली, मगर जगह के बाद में जब वो निकलते हैं मुंह से बाहर तो किस तरीके से निकलते हैं। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन डिफाइंस डिफरेंट कंसोनेंट्स एज टू हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, कॉल्ड एंड द एयर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। एयर स्ट्रक्चर कौन सा इन्वॉल्व होता है इन देयर प्रोडक्शन अपार्ट फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एज द फॉलोइंग। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बावजूद के रहते हुए भी हम उसका मैनर देखते हैं। तो कुछ साउंड्स होती हैं प्लोजिव्स, ये मैनर में आता है। दोज कंसोनेंट्स बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर स्ट्रीम एंड सडन रिलीज। एयर स्ट्रीम पूरा बंद कर देते हैं बाहर निकलने के पहले और एकदम से खोल देते हैं, जैसा लगता है जैसे कोई फटाका ब्लास्ट हुआ, विस्फोटक, स्फोटक साउंड, विस्फोट है ना। Resembling the sound of a blast, these are also known as stop consonants। प्लोजिव बोल दो या स्टॉप बोल दो, एक ही बात है। अब इसमें सीधे सीधे है, प है, ब है, ट है, ड है, क है, ग है। अब आप इसमें देखिए, प बोलते समय पूरी हम एयर स्ट्रीम को बंद कर देते हैं और एकदम से छोड़ते हैं, प, ब, ट, ड, क, ग। तो ये पूरी कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर, कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज का इसका हमारा एयर स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होता है। एफ्रिकेट्स जो होती है, इन प्रोडक्शन ऑफ एफ्रिकेट्स देयर इज अ कंप्लीट क्लोजर। देखिए यहां भी क्लोजर कंप्लीट हो रहा है, किसका, एयर स्ट्रीम का। बट द रिलीज इज स्लो, मगर धीरे धीरे इसको छोड़ा जाता है। तो कंप्लीट क्लोजर, स्लो रिलीज। पहले प्लोजिव में कंप्लीट क्लोजर, सडन रिलीज, और एफ्रिकेट में कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर स्ट्रीम एंड स्लो रिलीज। कैसा, जैसे पंचर हुए टायर से आवाज आती है, पंचर होता है तब नहीं, पंचर होने के बाद से जब वो आवाज निकालना शुरू करता है हवा की, तो ये बनता है च। च कौन सा है, पैलेटो एल्वियोलर है, पोस्ट एल्वियोलर है, कुछ भी बोल लो आप दोनों में से। और ज, च और ज बोलते समय क्लोजर कंप्लीट होता है मगर रिलीज स्लो होता है एयर स्ट्रीम का। तो ये हो गई है फ्रिकेट साउंड्स। फिर फ्रिकेटिव्स आते हैं हमारे पास। तो फ्रिकेटिव में क्या होता है, दो साउंड्स इन्वॉल्व द एयर स्ट्रीम ऑफ द साउंड क्रिएटिंग फ्रिक्शन विदाउट कंप्लीट क्लोजर। ये साउंड्स में पूरा क्लोजर नहीं होता है,
मगर जब इनको निकाला जाता है तो थोड़ा सा फ्रिक्शन, घर्षण जैसा महसूस होता है आर्टिकुलेटर और एयर स्ट्रीम के बीच। जैसे फ, व, थ, ध, स, ज, श और ज। ये सारी साउंड्स जो हैं ये फ्रिकेटिव्स हैं। आगे मैं चार्ट भी दूंगा आपको। फिर नेजल्स तो हमने देख लिया कि जिसमें हमारा सॉफ्ट पैलेट जो है थोड़ा सा लोअर हो जाता है, नीचे आ जाता है और एयर को नाक से निकलने देता है। तो 3 नेजल है हमारे पास, म, न, ng। लेटरल ल है, इसमें भी लेटरल 2-3 टाइप के होते हैं। तो उस समय ये जो जुबान की टिप ऑफ द टंग है उसको टीथ रिज से टच करता है और दोनों साइड से एयर निकलने देता है। ल आप देखेंगे तो ओके। फिर अप्रोक्सीमेंट्स जैसे मैंने र बताया था, तो दोनों आते हैं, इसमें सेमी वॉबल भी आ जाते हैं और अप्रोक्सीमेंट में र भी आ जाता है। और इसमें these consonants allow the air to pass through any without any obstruction, कोई रोक नहीं रहती है, और have the structure of an open approximation जैसे वॉबल में होता है, like य, व एंड र। तो ये य, व और र, व, और इसमें से ये 2 हैं, है ना। तो र, व, य एंड व, तो य एंड व, है ना, य एंड व आर ऑल्सो नोन एज द सेमी वॉवेल्स। इनको सेमी वॉवेल, क्योंकि ओपन अप्रोक्सीमेशन होता है जो वॉवेल्स के साथ होता है। और ये रेट्रोफ्लेक्स है र, रेट्रोफ्लेक्स यानी वापस जुबान मोड़ करके बनता है। अब आपकी सुविधा के लिए हमने एक चार्ट बना लिया है। द फॉलोइंग चार्ट डिस्क्राइब्स कंसोनेंट साउंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर बीइंग वॉइस्ड और वॉइसलेस, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड द एयर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन देयर प्रोडक्शन, प्रोनाउंसिएशन। अब हमने इसको नॉर्मली कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे बुक दे दिया या पिन दे दिया आपको वर्ड और बोला कि भाई इसमें जो कंसोनेंट साउंड है पिन में क्या क्या है, प और न है, तो इनका 4 लेवल डिस्क्रिप्शन या 3 लेवल डिस्क्रिप्शन कीजिए। तो 3 लेवल और 4 लेवल में आप ये देखिए कि ये तो कंसोनेंट है, इसका 1 लेवल ये हो गया, 2nd लेवल ये हो गया, 3rd लेवल ये हो गया, 4th लेवल ये हो गया। आप कहें तो इसमें अपन लिख भी देते हैं फर्स्ट लेवल डिस्क्रिप्शन, ओके। फिर आप आइए आपके 2nd लेवल डिस्क्रिप्शन कर देते हैं यहां पर अपन, और ये 3rd लेवल डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, और ये उसका 4था लेवल हो जाएगा। ये बन गया आपका 4 लेवल डिस्क्रिप्शन। तो हम इसके डिस्क्रिप्शन को 4 लेवल डिस्क्रिप्शन कब कहेंगे, जब ये हमें इतनी चीजें उसकी बताएंगे। अब इतनी चीजें क्या क्या हैं तो पहले ध्यान दीजिए, हमने लिखा है वॉइसलेस और ये वॉइस्ड। वॉइसलेस मतलब जिसके उच्चारण में हमारे वोकल कॉर्ड कम वाइब्रेट होते हैं, और वॉइस्ड का मतलब वोकल कॉर्ड जिसमें ज्यादा वाइब्रेट होते हैं। तो इनका उच्चारण करके आप देख लीजिए, गले पे हाथ रख के वोकल कॉर्ड पे रख के देख लीजिए, थोड़ा सा बर्न ऐसा है, वाइब्रेशन महसूस हो जाएगा। तो प जो है, प ऊपर ऊपर से निकलता है, ब जो है वोकल कॉर्ड को ज्यादा हिलाता है। तो जो वॉइसलेस साउंड्स हैं जिसमें कि वोकल कॉर्ड्स आर एट रेस्ट, और वॉइस्ड साउंड्स में जो है वोकल कॉर्ड्स आर वाइब्रेटिंग, ये 2 चीजें होती हैं। वॉइसलेस में वोकल कॉर्ड रेस्ट पे रहते हैं, वॉइस्ड में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं। ठीक है ना। ये सारे वॉइस्ड और वॉइसलेस के लिए एक ही बात है।
अब हम इसका 4 लेवल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जिसमें से आपको जैसा 3 लेवल हो तो 3 लेवल, 1 to 3 लिख देंगे तो हो जाएगा। 4 बोलेंगे तो एयर स्ट्रक्चर भी आपको इन्वॉल्व जो हो रहा है वो बताना है। जो प साउंड है ये वॉइसलेस है, बाइलेबियल है और प्लोजिव है। ब जो है वॉइस्ड है, बाइलेबियल है और प्लोजिव है। और स्ट्रक्चर एयर स्ट्रीम कौन सा? तो दैट ऑफ कंप्लीट क्लोजर और सडन रिलीज। तो प्लोजिव की यही क्वालिटी होती है ना कि कंप्लीट क्लोजर और सडन रिलीज होता है। तो अगर पिन दिया है आपको, तो पिन का आप कैसे उसका जो डिस्क्रिप्शन है 4 लेवल या 3 लेवल डिस्क्रिप्शन, 3 लेवल होगा तो हम 3 दे देंगे, 4 होगा तो 4 दे देंगे। तो अगर पिन दिया है तो पहली हमारी साउंड प है, प के लिए हम लिखेंगे प, फिर आगे तीर का निशान लगाएंगे, वॉइसलेस, बाइलेबियल, प्लोजिव, और एयर स्ट्रीम इन्वॉल्व्ड इज दैट ऑफ कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज। अब ये जो है और ये सारे प्लोजिव पे आप लिखेंगे 3rd और 4th पॉइंट। हाँ, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन अलग अलग हो सकती है। प ब के लिए जैसे क्या है, बाइलेबियल है। ट ड क ग के लिए जो है ये ट ड अल्वियोलर है, T3 से बनता है। क ग जो है वो वेलर है, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट से बनता है पीछे से, है ना। तो ट इसमें वॉइसलेस है, ड वॉइस्ड है, क इसमें वॉइसलेस है, ग वॉइस्ड है, और बाकी डिस्क्रिप्शन यही रहेगा। तो हमने प्लोजिव देख लिया कि कंप्लीट क्लोजर और सडन रिलीज है। अब देखिए आप ये इसमें एफ्रिकेट्स हम देख रहे हैं, तीसरे नंबर पे जो है आपका 3rd कॉलम जो देखेंगे। इसमें आया क्ष। क्ष जो है पैलेटल एल्वेलर या पोस्ट एल्वेलर अपन ने लिया था, क्योंकि ये श और ज के मेल से बनता है। तो एक तरफ तो T3 से बनने वाली चीजें हैं, श और ज, सॉरी अब ट और ड, और श और ज पैलेट से बनती है। तो ये पैलेटो एल्वेलर या पोस्ट एल्वेलर, अल्वेलर से ऊपर पैलेट की तरफ जाता है। तो च और ज, च ज इंग्लिश का है ये। तो अफ्रीकेट में क्या होता है, ये जो च ज में कंप्लीट क्लोजर तो होता है मगर रिलीज स्लो होता है। तो च के लिए वॉइसलेस पैलेटो अल्वेलर अफ्रीकेट, और एयर स्ट्रीम स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इज दैट ऑफ कंप्लीट क्लोजर और स्लो रिलीज। ज में वॉइस्ड हो जाएगा, पैलेटो एल्वेलर हो जाएगा, एफ्रिकेट हो जाएगा, और स्ट्रक्चर इज दैट ऑफ कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज। इसके बाद हमारे पास में आती है फ्रिकेटिव साउंड्स। फ्रिकेटिव में फ व वॉइसलेस, वॉइस्ड, ये लेबियोडेंटल है, ऊपर के दांत नीचे के ओंठ। और फ्रिकेटिव है दैट ऑफ क्लोज अप्रोक्सीमेशन, बिल्कुल बंद जैसा होता पर होता नहीं है। मतलब एक यहां पर हम क्या कहेंगे, है ना, कॉजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन साउंड क्रिएट करता है। ये आपके लिए स्पेशल, मतलब केवल याद रखने के लिए है, डिस्क्रिप्शन में नहीं देते इसको। हाँ, फ्रिकेटिव साउंड अगर क्या होती बताया जाए तो फिर ये हमको बताना है कि क्लोज अप्रोक्सीमेशन होता है, क्लोज नहीं होता है, और जब साउंड निकलती है तो वो फ्रिक्शन, एयर स्ट्रीम और हमारे जो आर्टिकुलेटर है उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। स द, ये डेंटल साउंड है, वॉइसलेस है थ और वॉइस्ड द। ये भी फ्रिकेटिव है, दैट ऑफ क्लोज अप्रोक्सीमेशन, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट कॉजेज फ्रिक्शन। स ज, ये भी वैसे ही है, स वॉइसलेस है, ज वॉइस है, अल्वियोलर है। अल्वियोलर है मतलब T3 से निकलती है। फ्रिकेटिव है, फ्रिकेटिव क्या होता है कि उसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहता है दैट ऑफ क्लोज अप्रोक्सीमेशन। फिर श ज जो है आपको मालूम है, श ज पोस्ट एल्वुलर से आगे है, बल्कि इसको हम पैलेटल कर देते हैं।
पैलेट, हार्ड पैलेट पे आती है ये। श वॉइस्ड है, श वॉइसलेस है, ज वॉइस्ड है, फ्रिकेटिव है, एयर स्ट्रीम इसमें जो स्ट्रक्चर है वो दैट ऑफ क्लोज अप्रॉक्सीमेशन है। ह ग्लॉटिस से सीधा निकलता है, फ्रिकेटिव है क्योंकि ये भी फ्रिक्शन कॉज करता है क्लोज अप्रॉक्सीमेशन जैसा। फिर म न ग तीनों वॉइस्ड हैं और तीनों नेजल हैं। एक और इसमें है कि म जो है बाइलेबियल है, न जो है वो अल्वेओलर है। अल्वेओलर है मतलब टीथ रिज से निकलती है, और न जो है ये वेलर है, सॉफ्ट पैलेट से निकलता है, वेलम से, और दैट ऑफ ओरल क्लोजर एंड नेजल रिलीज। मुंह बंद, नाक खुल जाती है क्योंकि हमारा सॉफ्ट पैलेट जो है वो नीचे आ जाता है और नाक से एयर रिलीज होने का रास्ता दे देता है। उसके बाद आता है हमारा लेटरल साउंड, जिसको हम ल बोलते हैं, वॉइस्ड है, अल्वेओलर से निकलती, टीथ रिज से, और लेटरल कहलाता है। और इसका पार्शियल क्लोजर होता है, टोटल क्लोजर नहीं होता, केवल टिप ऑफ द टंग चिपकती है अपने अल्वेओला टीथ रिज से, और दोनों साइड से हवा निकलती है। फिर वो जो है ये भी बाइलेबियल है, ये वॉइस्ड है, और य जो है ये भी वॉइस्ड है, ये पैलेटल है। य मगर चिपकता कहीं कोई कुछ भी नहीं है। और ये र जो है ये वॉइस्ड है, ये रेट्रोफ्लेक्स में लेते हैं, अप्रॉक्सीमेंट कहलाता है क्योंकि ओपन अप्रॉक्सीमेशन होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये र जो है दूसरे तरीके से अगर हम उपयोग में लाएंगे तो र जो है वो ट्रिल रहेगा, वॉइस तो रहेगा ही, रेट्रोफ्लेक्स की जगह ये क्या हो जाएगा अल्वेओलर हो जाएगा। ये र कभी कभी उसके हम क्या हमारे एलोफोन जो होते हैं ना, एलोफोन में ये थोड़ा सा स्वरूप बदल लेता रहता, वही तो स्वरूप वही है, उसका ही स्वरूप है ये, मगर इस पर थोड़ा सा हमको ये देखना है कि ये र जो है वॉइस है, ये रेट्रोफ्लेक्स है क्योंकि ये ओपन अप्रॉक्सीमेशन का रहता है, अप्रॉक्सीमेंट कहलाता है। और ये जो र है ये र है, रेट्रोफ्लेक्स उल्टा वापस टिप ऑफ द टंग को टर्न करते हैं। और ये र जो है ये वॉइस्ड होता है, ये अल्वेओलर, ल जहां से निकलता वहां पे ट्रिल, ये इसका मैनर है। प्लेस ये हो गई, ये मैनर हो गया। और एयर स्ट्रीम जो उसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है वो इंटरमिटेंट क्लोजर होता है, बार बार खुलता बार बार बंद होता है। मगर ये दोनों में से इसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है एक चीज। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक दूसरे के ये मूल में आ गया और ये उसके एलोफोन में आ गया। ओके, तो ये आपके हो गए कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट्स के बाद में हमारे पास 20 वॉवेल आते हैं। 20 वॉवेल साउंड्स हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन सारे को हम काहे में रखते हैं, साउंड को डायक्रिटिकल मार्क में डबल स्लैश के बीच। ओके, इंग्लिश में जो 20 साउंड्स हैं वॉवेल की, उसमें से उसके हमारे 3 हिस्से किए हैं अपन ने। वॉवेल साउंड का आपको पहले बता दें कि हमेशा ये ओपन अप्रॉक्सीमेशन का ही इसका स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहता है, इसमें कहीं कोई रोक नहीं रहती वॉवेल निकलने में। सीधा वोकल कॉर्ड से मुंह के बाहर, बिना किसी रोक के। अब 20 साउंड्स को हमने 3 हिस्सों में बांटा है।
पहले तो दो बड़े हिस्सों में बांटा है कि एक मोनोप्थॉन्ग होते हैं, सिंगल साउंड होती है, मोनोप्थॉन्ग्स सिंगल साउंड्स, और दूसरे होते हैं डिप्थॉन्ग्स जो कि दो साउंड्स के मेल से बनते हैं। अब ये डिप्थॉन्ग भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेंटरिंग डिप्थॉन्ग्स, एक होते हैं ग्लाइडिंग डिप्थॉन्ग्स। तो सेंटरिंग जो है वो 3 है और ग्लाइडिंग जो है वो 5 है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग पहले जो मैंने कॉन्सोनेंट्स बताई हैं उनका अध्ययन कर लें, उसके बाद ये वॉवेल्स को हम देखेंगे कि वॉवेल्स का भी 3 लेवल 4 लेवल डिस्क्रिप्शन होता है और इनका उच्चारण कैसा होता है। तो तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, we'll meet in the next video.